हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी जो कि सीडीपी के होंगे। ठीक है, अब पे एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो ये इसमें 5 प्रैक्टिस सेट है और अपना टेस्ट दीजिए। लिखने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है और देखना है कि आप अपने आप आंसर कर पाते हैं या नहीं, और फिर जो मैं आंसर बताऊँगी उसको आप समझिएगा। ठीक है, मैं हर एक आंसर को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं टू द पॉइंट आंसर बताऊँगी ताकि वीडियो लंबी ना हो। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की जो एज होती है, जिसको सेंसरी मोटर एज बोलते हैं या हिंदी में संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं, तो इसमें बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? तो सबसे बेहतर वो इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण, यानी कि समाजीकरण का मतलब होता है सोशलाइजेशन, किस एज में होता है? किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता को कैसा सामाजिक संरचना माना गया? तो आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स जो होता है उसको स्थिर माना गया है, जबकि वातावरण, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर आ जाएगा तो उसको गत्यात्मक लीजिएगा। ठीक है, गत्यात्मक मतलब डायनामिक, वो चेंज होता रहता है वातावरण वाला, लेकिन जो आनुवांशिकता होता है वो स्थिर होता है। नेक्स्ट है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। तो जो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करके जो व्यवहार पर बेस्ड होता है उसको हम व्यवहारवादी सिद्धांत बोलते हैं, यानी कि बिहेवियरिज्म बोलते हैं। जबकि संरचनावादी क्या होता है, ये इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे सृजन करके सीखें। तो जहाँ पे भी आ जाए कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करके सीखते हैं वो संरचनावादी हो जाएगा, और जहाँ पे अवलोकन करके यानी कि ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो उसको व्यवहारवादी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो देखिए बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। जब भी हमको कभी भी हमको बच्चों को याद करने, रटाने, इन सब के योग्य बनाना नहीं है। तो यही पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेषित बच्चे की नहीं है? आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनल मोटिवेटेड जो बच्चा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सफल हो। वो चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में आनंद लेता है, बिल्कुल ये सही है। वो उच्च स्तर की ऊर्जा उसमें होती है, ये भी सही है। वो कार्य करने में आनंद लेता है, ये भी सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल ही हो। और इन्होंने पूछा था कौन सा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ लिखा है कि ये हमेशा सफल होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा ही सफल होते हैं। हाँ, हालांकि वो उनको चुनौतीपूर्ण कार्य करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, जो उनके क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी उपलब्धि चाहती है, तो उनमें से उसको क्या नहीं करना चाहिए? तो ये पहला ही आंसर हो जाएगा कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। कभी भी जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं या जो पढ़ने में कम अच्छे बच्चे हैं उनको अलग नहीं करना है, हमको हमेशा सबको समावेशी शिक्षा देनी है ना, सबको साथ में शिक्षा देनी है। और यहाँ पूछा गया था क्या नहीं करना चाहिए, तो यही चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? देखिए पठन कठिनाई में उनको गति और प्रवाह की कठिनाई हो सकती है, वर्ण और शब्द को पहचानने की कठिनाई हो सकती है, वर्तनी की कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं वो विचारों को तो समझने लगते हैं ना, तो ये कठिनाई नहीं होती है। और इन्होंने यही पूछा था कि कौन सा नहीं होता है, इसका मतलब यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को आत्म नियम की ओर संकेत करना चाहिए। अब आत्म नियम क्या होता है? आत्म नियम का मतलब होता है कि बच्चा स्वयं अपने सीखने का पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता, यानी खुद का वो परीक्षण कर सके कि उसने कितना सीखा है, इसी को बोलते हैं आत्म नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? तो पहला है व्यवहार का अध्ययन सीखना, यही आंसर है, क्योंकि व्यवहार को अवलोकन करके यानी कि उसका अनुकरण करके, इमिटेशन करके सीखा जाता है। किसी भी बिहेवियर को उसका अध्ययन करके नहीं सीखा जाता। और इन्होंने पूछा था कौन सा नहीं है, तो यही हो जाएगा। बाकी के 3 होंगे कैसे? देखिए अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जब हम कुछ नहीं सीखते हैं तो वो भी, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम गलतियाँ करते हैं तो वो भी सीखने का एक हिस्सा होता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल ये भी सही है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये भी सही है। लेकिन क्या नहीं है, तो यही वाला फर्स्ट वाला, सीखने का अध्ययन सीखना है, सॉरी व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन नहीं होता, व्यवहार का अनुकरण होता है। ठीक है, अनुकरण करके उसे सीखा जाता है।
नेक्स्ट है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या होता है? रचनावाद मैंने बताया था, संरचनावाद या रचनावाद आ जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देते हैं कि बच्चों का क्या दृष्टिकोण है दुनिया के बारे में, वो उसको निर्मित करें, इस पे बल देते हैं, या ज्ञान के सृजन पे बल देते हैं। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो हर बार अच्छे अंक लाए, ये तो गलत हो गया। लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, ये तो बिल्कुल सही है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बी वाला एकदम सही हो गया। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर जो लैटरल थिंकिंग का प्रोसेस होता है वो अच्छा होता है और समस्या समाधान की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं मतलब जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डेवलप होता है वो बौद्धिक विकास का हिस्सा होते हैं। 14 क्वेश्चन है कि एक व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी कैसे भिन्न होते हैं? विकास की दर से भिन्न होते हैं कि जो कोई भी बच्चा है वो एक दूसरे से किस लेवल पे भिन्न होगा। बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से विकास क्रम, सिद्धांत सब में समान होते हैं, विकास की समान क्षमता होती है, विकास क्रम भी सेम होता है, लेकिन विकास की दर अलग, किसी में तेज होगा किसी में धीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी कि उसका शारीरिक विकास स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि बी आंसर उसका होगा, क्योंकि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है, यानी कि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इसीलिए शारीरिक विकास का स्वस्थ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसको अलग अलग करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है ना, तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को हम प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा कोई बच्चा करता है तो उनको डांटना मारना नहीं होता है, उसको और प्रोत्साहित करना होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी को दिखाता है बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। जो अपने विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे सीडीपी में, तो वो क्यों समझना शिक्षक के लिए ज़रूरी है? क्योंकि इससे होगा क्या कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, अब भिन्न अधिगम शैली का क्या मतलब है कि उसकी रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है अगर हम विकास के सिद्धांतों को समझते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, यानी कि हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। हर एक में अपने कुछ रुचियाँ होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, इसीलिए किसी भी बच्चे को हमको डिमोटिवेट नहीं करना होता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये कैसा है? तो ये तो पता ही चल रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जब भी दो जेंडर के बीच में भेद किया जाता है तो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है वो, या जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यानी कि पहले फील्ड विजिट पे ले गई और फिर उस पर चर्चा कर रही है, तो ये किस ओर संकेत करता है? तो ये सीखने का वो आकलन की ओर संकेत करता है कि बच्चों ने कितना सीखा, उसका असेसमेंट करने की ओर ये संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, निरंतरता होता है, अनुक्रमिकता होती है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता है। अब यहाँ समझ लीजिएगा, प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि पुनः प्रारंभ करना। तो मानव विकास अगर एक बार परिपक्वता या मैच्योरिटी जब वो प्राप्त कर लेता है, वो पुनः प्रारंभ नहीं होता, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालय। बिल्कुल, जो निःशक्त बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं या फिर जो लोअर कास्ट से बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए कि नियमित विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, यही उनको शिक्षा का अवसर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, यानी कि कॉग्निटिव रूप से आपका वो सही हो, उसके अलावा शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, सेटिस्फैक्ट्री हो बच्चों के लिए, इसीलिए ऐसा सीखने का वातावरण होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उसका उपचार करना, कि जो भी त्रुटियां निकल रही हैं, जहाँ वो बच्चा सीखने में, जिस कॉन्सेप्ट को सीखने में उसकी कमी है, उस कमी को सुधारना और उसका उपचार करना। रेमेडी और डायग्नोज दो कॉन्सेप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों के साथ भी होता है, अगर हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं तो हम लोग को उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ताकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ा जा सके। ठीक है, जब हम नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ते हैं तो इससे सीखना समृद्ध बनाता है। जो सीखने की प्रक्रिया उसको और ज़्यादा समृद्ध बनती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बिल्कुल मुक्त उत्तर मतलब जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जब भी बंद सिरे वाले प्रश्न आएगा वो हमेशा अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। डाइवर्स थिंकिंग इज अ गुड आंसर। ठीक है, डाइवर्स का मतलब होता है अपसारी चिंतन अच्छा होगा, लेकिन अभिसारी चिंतन अच्छा नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए, यहाँ यहीं पे दिख रहा है हमको, याद करना। तो यही हो जाएगा आंसर कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद कर लेना। तो ये कभी भी हमको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो होमवर्क अच्छा नहीं माना जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। ये सारे हो सकते हैं लेकिन होमवर्क नहीं अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सीखने में जो रिक्तियाँ या कमियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। निदान का मतलब है डायग्नोज के बाद। डायग्नोज के बाद क्या होता है, रेमेडी दी जाती है ना। तो रेमेडी यानी कि सी आंसर हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ये मैंने बताया भी है असेसमेंट वाले टॉपिक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की बहुभाषिकता, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो हमेशा एक विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ये मैंने टैग वर्ड्स में भी ये बताया है कि हमेशा हमको बहुभाषिकता को इग्नोर नहीं करना है, हमको उसको और बढ़ावा देना है, क्योंकि यही तरीका होता है विद्यालय जीवन को और समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अब यहाँ से हमारा सेकेंड प्रैक्टिस से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो देखिए, जब अगर मोटिवेशन के सिद्धांत के अनुसार हमें ऐसा भी नहीं है कि बच्चों से अपेक्षाएं नहीं रखनी है, हमको रखनी है, लेकिन कैसी अपेक्षाएं रखनी है, वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है। तो विकास कब शुरू होता है, प्रसव पूर्वावस्था यानी कि जब गर्भावस्था होती है उसी दौरान ये स्टार्ट हो जाता है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो ऐसी योग्यता को हम प्राकृतिक बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, जो गार्डनर ने बुद्धि बताई थी उन्हीं में से बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा क्या होता है कि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने लगता है तो उसको प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यानी कि सब अलग अलग टाइप की बुद्धि होती है, सबके अंदर एक समान बुद्धि नहीं होती, सब प्रतिभा संपन्न नहीं होते हैं। तो ये किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है, तो ये बुद्धि के वितरण के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोगी अधिगम में जो पीयर लर्निंग होता है उसमें अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी होते हैं वो छोटे व कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। यानी कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं वो जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो इससे होगा क्या, उनमें उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये कौन सा हो जाता है, ये ऑब्वियसली स्थानांतरण है। तो इस अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रभावित करता और पॉजिटिव वे में प्रभावित करता और सीखने में मदद करता उसको सकारात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। और जब कोई नया अधिगम जो पूर्व का अधिगम होता है वो नए सीखने में अगर वो अवरोध पैदा करता है तो उसको नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और जब बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो उसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो चिंतन जो है संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होती है उसमें वो व्यक्तिगत रूप से यानी कि एज ए इंडिविजुअल वो सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो जब कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई दो चीज़ों में वो अंतर करने लगते हैं, या फिर कोई कॉन्सेप्ट पहले से जो बैठा हुआ है, जो भी कॉन्सेप्ट माइंड में बैठता है उसको स्कीमा बोलते हैं। अब उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं समायोजन, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। तो ये किस ओर बढ़ावा देता है? तो यह ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण की ओर बढ़ावा देता है। तो ज्ञान का इंटर रिलेशन होता है उसकी ओर बढ़ावा देता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? अपसारी, क्योंकि सृजनात्मकता जो होता है वो अच्छा माना गया है, तो ऑब्वियसली अपसारी चिंतन भी अच्छा माना गया। अपसारी को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्ज थिंकिंग, तो डाइवर्ज थिंकिंग की ओर संकेत करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। अब ये देखिए, बच्चा खुद से चाहता है कि उसे कॉलेज में दाखिला मिले, इसीलिए वो कठिन परिश्रम कर रहा है, कोई इस पर बाहर से मोटिवेशन नहीं थोप रहा है। तो इसीलिए कैसा मोटिवेशन हो गया? आंतरिक रूप से मोटिवेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो करना जो हो जाएगा वो सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? शरीर पर नियंत्रण या शारीरिक संरचना, ये सारी चीज़ें, शारीरिक संचालन, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय विज्ञान और कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे साइंस या आर्ट या फिर म्यूज़िक वगैरह को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, ठीक है, ताकि वो ज्ञान का सृजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह। तो इससे वो किस आयाम को उजागर कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के अधिगम की ओर, ठीक है, सामाजिक गतिविधि के अधिगम के रूप में, क्योंकि ये मतलब वो ग्रुप में होता है, तो ग्रुप में क्या होता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो समावेशी शिक्षा की भावना के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको भी क्लास में इंक्लूड करना क्या होता है? समावेशी शिक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो इससे होता क्या है? इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करके सीखने को संवर्धित करता है। देखिए, क्योंकि ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, जहाँ पे हम ऑडियो विजुअल आर्ट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सारी इंद्रियों का उपयोग होता है, इसीलिए ये बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलरबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन क्या कहलाता है? तो इसको नैतिक यथार्थवाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, यानी कि अपने साथ के लोगों के साथ बहुत एग्रेसिव व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। तो उस विद्यार्थी को किस चीज़ में सहायता की आवश्यकता है? तो उसको भावात्मक क्षेत्र में, ठीक है, इमोशनल जो क्षेत्र होता है उसमें उसको सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उसका ये सेक्शन वीक है, इसी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों के रूप में, यानी कि ग्रुप लर्निंग में सीखने में मदद करें, या उसको एक सीखने की प्रक्रिया में इंक्लूड करें। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सीखने को सुगम नहीं बनाता, बल्कि समाजीकरण, जो कि मैंने बताया भी था, सोशलाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है वो, उसमें क्या होता है? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर शिक्षकों को शामिल करना है। यानी कि बच्चे की शारीरिक योग्यता कुछ भी हो, बौद्धिक योग्यता कुछ भी हो, उसकी भाषा अलग हो, ठीक है, किसी भी परिस्थिति से वो आए हों, उनको ध्यान में नहीं रखते हुए हमको उनको समान शिक्षा देनी है। इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो ऑब्वियसली आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, यानी कहाँ कमियां हैं, जो लर्निंग गैप्स होते हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। डायग्नोस बताया था, डायग्नोस में यही होता है कि हमको लर्निंग गैप्स या फिर जो कमियां हैं उनको मालूम करना होता है, उसके बाद हम रेमेडी देते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं, सॉरी, ये
निदान निदान का मतलब होता है डायग्नोस, और उपचार का मतलब है रेमेडी, ताकि हम उसको रेमेडी दे सकें, जो कमियां हैं उनको सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत की ओर दर्शाता है। बिल्कुल व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इनमें से कौन सा विकास को आकार नहीं देता है? शारीरिक गठन। देखिए शारीरिक गठन कुछ भी हो, लेकिन वो विकास के जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसको आकार नहीं देता है, ये वृद्धि में आता है। तो पौष्टिकता का गुणवत्ता, यानी कि अगर बच्चा न्यूट्रिशन अच्छा ले रहा है तो उसके विकास की गति अच्छी होगी। शिक्षा की गुणवत्ता, ऑब्वियसली संस्कृति जो कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है विकास को शेप देने में, लेकिन शारीरिक गठन का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण हास से ग्रसित बच्चे, यानी कि जिनको सुनने के से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उनको कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा का सामना करना पड़ता है, यानी कौन सी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है? तो इसका पहला आंसर है दूसरों के साथ संप्रेषण करने में, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने में और सूचनाओं को बांटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया कौन सी समस्या होती है? जो पढ़ने से संबंधित होती है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होती है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब क्या होगा? जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चों को हमको अलग करना है, उनको सभी विद्यार्थियों के साथ जब लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना है, तब वो और अच्छा विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, तो उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होता है। ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि हम ये कहें कि लड़कों को अच्छे से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां कम होती हैं, लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, लड़के कम होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु स्थायित्व, यानी वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। देखिए आपने सारे चरणों में कुछ ना कुछ विशेषताएं पढ़ी होंगी, तो इसमें क्या हो जाता है कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो होता है संवेदी प्रेरक, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटरेज, इसमें होता है। तो अब यहाँ से हमारा सीटेड प्रैक्टिस सेट थर्ड शुरू होता है। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग से आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब अगर हमको देखना है कि बच्चा विशिष्ट शिक्षा वर्ग से आता है या नहीं आता है, तो इसके लिए हमको इसका पहला आंसर हो जाएगा अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर को बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, तो आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा करके इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन बोला करूँ उस वक्त पॉज होकर के उस क्वेश्चन को अपने आप पढ़ा करिए और अपने आप आंसर देने की कोशिश किया करिए। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब अधिगम अक्षमता का क्या मतलब है? तो अधिगम अक्षमता का मतलब होता है कि अब सीखने में विकलांगता, यानी कि सीखने में जो दिक्कतें आती हैं वो किस वजह से आती हैं? जो शारीरिक दिक्कतें हैं वो देखिए अब ये पहला वाला भी हो जाएगा, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंद बुद्धिता, शैशव के दौरान दिमागी बुखार, ये तीनों कारण हो सकते हैं। लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली अधिगम अक्षमता को उत्पन्न नहीं करती, जबकि अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का कारण हो सकती है। समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी विद्यालय में इसके अतिरिक्त, अब यहाँ अतिरिक्त वाले बहुत क्वेश्चन हैं, यानी कि नहीं, ये समझ लिया करें कि नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से प्रश्नों पर मनन करता है, तो किन प्रश्नों पर मनन करता है? तो देखिए इसका आंसर बी है कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? तो कभी भी हमको अलग नहीं करना है, और अतिरिक्त बोला था, इसका मतलब नहीं वाला ही हमको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। बिल्कुल, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का मतलब वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और अपसारी चिंतक हमेशा अच्छा माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो, अब यहाँ उच्च प्रेरणा वाले हैं, उच्च सृजनात्मकता वाले हैं, उच्च बौद्धिकता वाले हैं, और ये जो शेडेड रीजन होता है ये 3 सिग्मा के बाद का होता है। तो ये अनुभवजन्य नियम के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त है। तो स्टेटमेंट देखते हैं कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी सीखते हैं। तो जल्दी सीखते ही होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, यानी कि वो गतिविधियाँ जब वो गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो उनकी वास्तविक जीवन से संबंधित है तो वे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कि व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। ऐसा इसलिए करते हैं, ग्रुप में इसलिए सिखाते हैं ताकि उनके अंदर जो व्यक्तिगत स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, जो पर्सन टू पर्सन कंपटीशन होता है, उसके प्रति जो नकारात्मक सोच है उनसे अलग होकर के वो सामान्यीकृत होकर के वो सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक के नियम के या कार्य पर आधारित है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा के हैं, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा वाला अगर आपने सीडीपी में पढ़ा है तो उसमें वो बोबो डॉल एक होती है जिसको देख करके, मतलब वो रास्ते में पड़ी होती है तो एक औरत गाली देती है, ऐसा करके रहता है, तो इसीलिए वो बंडूरा वाला ही है जिसको बोलते हैं मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देख करके मॉडल्स का अनुकरण करते हैं। तो फैशन शो को देख करके कर रहे हैं, यानी कि वो सामाजिक अधिगम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इसका हो जाएगा अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, जब भी बच्चे गलतियां करते हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमें अपनी चीज़ों में बदलाव करना है। बच्चों को मारना, डांटना या शिकायत करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमको अपनी जो व्यवस्था है उसमें चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। मतलब और सारी जो चिंताओं को दूर करती हैं, लेकिन ये नहीं करता है। तो ये पहला वाला ही है कि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। क्या परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने से क्या वो चिंताएं दूर हो जाती हैं? जैसे आपका सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है तो आप बहुत सोचते होंगे, तो इससे चिंता दूर थोड़ी ना होती है। इसीलिए यहाँ अतिरिक्त का मतलब नहीं पूछा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की होती है। अब इसके अंदर समझ लीजिएगा, इसके अंदर 3 उद्देश्य होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी को। एक ज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि 3 व्यक्ति हैं, 3 विद्यार्थी हैं, जो एक पहला वाला विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ता जरूर है लेकिन उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उसको भविष्य के रूप में वो देखता है। जबकि बी वाला जो है वो केवल इसलिए पढ़ती है ताकि वो क्लास में फर्स्ट आ सके, और सी वाला सिर्फ इसलिए पढ़ता है ताकि वो फर्स्ट डिवीजन मतलब इतना पासिंग मार्क्स ला सके। ठीक है, तो मतलब ये कुछ बच्चे होते नहीं, कहते हैं भैया पास हो जाए बस इतना ही काफ़ी है, तो ये वही वाला है सी वाला। तो इनमें तीनों के उद्देश्य क्या है? तो पहला वाले का तो निपुणता है, दूसरे वाले का निष्पादन है और तीसरे वाले का निष्पादन उपेक्षा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें था। तो देखिए, जब भी कोई ऐसे ना प्योर हार्ट से पूरा ढंग से काम करता है, शिद्दत से काम करता है, तो वो आत्मसिद्धि की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है? यानी कि जो हम रिएक्शन देते हैं उसका विलोप होना किसके बाद कठिन होता है? तो उसका होता है आंशिक पुनर्बलन। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी भी क्रिया का अभ्यास करते हैं और कुछ टाइम के बाद हम करना बंद कर देते हैं तो हम भूलने लगते हैं, लेकिन अगर बीच में आंशिक पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिल जाता है तो उससे उस प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन होता है। नेक्स्ट है कि डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है इस शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। कुछ एक क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन से ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? तो
किसका मिलान उचित है? ये हो जाएगा इसका बी वाला, कि सामाजिक विकास जो होता है वो वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, इन सब का कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है, लेकिन सामाजिक विकास कहीं ना कहीं वातावरण से प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब नहीं होना चाहिए, निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो प्रतियोगिता वाला मतलब कंपटीशन की भावना नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका पहला ही है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि विकास में परिवेश की क्या भूमिका है। तो इन सारे में से एक यही सही बेस्ट लगा कि पिछली कुछ जो दशक हैं उनमें बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवेश का उनमें भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिकरण में सम्मिलित है। तो सांस्कृतिक संचरण और सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। ठीक है, सामाजिकरण केवल सांस्कृतिक यानी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से ही नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है उससे भी, उसके विकास से भी सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। मतलब उनका शेप अलग अलग है लेकिन आता सेम ही है। तो वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है, और शिक्षिका को बच्चों को कठिनाई है, मतलब शिक्षिका के बच्चों को किस चीज़ में कठिनाई है? तो रिवर्सिबिलिटी में कठिनाई है उनको। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपने वो प्याजे में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कि करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। तो वे सोचते हैं कि वे एक बृहद सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, बेशक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोरबा के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो ये पश्च परंपरागत होती है। ठीक है, 3 अवस्था होती है, इनमें से लास्ट वाली पे ही है ये। नेक्स्ट है कि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल करता है, वह है। तो ये कौन सी बुद्धि को शामिल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत में क्या होता है कि मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जाने वाले विविध रूप, ये सारी बुद्धि को शामिल किया जाता है। आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा CDP में। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? अब बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना होती है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो मतलब इन्होंने केवल पॉजिटिव साइड को ही लिया हुआ है उसकी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म के सही होने की संभावना कम है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3 वाला, क्योंकि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। ये BF स्किनर की लाइन नहीं है, जबकि ये सारी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। चॉम्स्की आपको पता ही है, चॉम्स्की कहते हैं कि हम लोग के माइंड में LED होता है, यानी कि हम लोग जन्मजात क्षमता होती है सीखने की। भाषा विचार पर आधारित होती है, इन्होंने कहा था, और भाषा विचार प्रारंभ में 2 भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं, वाइगॉत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक भूमिका के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। तो जो सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो सौंपी जाती हैं उनको कहा जाता है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, यानी कि स्टीरियोटाइप। ठीक है, जो जैसे पहले से माइंड में सेट होता है ना कि औरतें घर का काम करती हैं, तो ये स्टीरियोटाइप है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो अधिगम को अधिकतम करने के लिए, मतलब सीखना ज़्यादा हो सके, इसके लिए शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 28वां कि के अतिरिक्त मतलब नहीं, निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। यानी कि सीखने के रूप में आकलन असेसमेंट को बढ़ावा कौन देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C वाला, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। इसके अतिरिक्त ये नहीं है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परीक्षण नहीं लेना है हमको। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन है। अंतपरक अनुदेशन है। तो अंतपरक अनुदेशन क्या होता है?
शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। इसको याद रख लीजिएगा एकदम से कि अंतःपरक अनुदेशन क्या होता है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ठीक है, अब यहाँ आपका थर्ड वाला खत्म, यहाँ से आपका फोर्थ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा आरेख विकास को समुचित स्पष्ट करता है। तो इसका पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि पियाजे जी कहते हैं कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग मतलब स्क्वायर बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, फिर डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव कर रहा है। तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है। तो विकास का एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति का सिद्धांत होता है, जिससे उसने यह अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है, दोनों का रिलेटिव प्रभाव रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, तो जिसमें निहित है। तो ऑप्शन देख, तो इसका पहला ही हो जाएगा अंतःक्रिया व अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं में संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा पॉज लेकर ही उसको समझ सकते हैं डिटेल में। मैं ज़्यादा नहीं समझा रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग पूरी देखते नहीं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ये पियाजे के सिद्धांत में नहीं होता, जबकि ये तीन होते हैं, हम तीनों को याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो इसका आंसर है सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। सातवां क्वेश्चन है कि कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होता है, सामाजिक और रचनात्मक कक्षा होती है। अगर ऐसी क्लास जिसमें टीचर और छात्र एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं तो उसको सामाजिक और रचनात्मक कक्षा बोलते हैं। आठवां है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है। तो समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय होता है कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में भी सहायक हो। इसको बोलते हैं समाज शैक्षिक अवसर। अब देखिए, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। अगर मेरे हिसाब से यहाँ अगर ये आता कि बिना किसी भेदभाव वाला केस आता कि बिना किसी भेद के समान पद्धतियों सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ये सी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप बताइएगा आपको क्या सही लगता है। वैसे मेरे हिसाब से सी होना चाहिए कि बिना किसी भेद, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है समान शैक्षिक अवसर, यानी कि सबको समान रूप से शिक्षा के अवसर देना। लेकिन नहीं, यहाँ देखिएगा प्रगतिशील शिक्षा दे रखा है, नहीं, तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में पूछा है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र पर इस टॉपिक पर जो वाइगॉत्स्की हैं उन्होंने विशेष महत्व दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ये बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग योग्यता वाली समूहों को ग्रहण करना है तो उसके लिए बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये हो सकता है कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है, क्योंकि हम लोग परीक्षाएं लेते हैं ना, तो वो परीक्षाएं रचनात्मक आकलन के अंदर भी आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कॉन्सेप्ट मैप को अच्छा माना गया ना, क्योंकि उस समय रचनात्मक आकलन वो कर रही है।
या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में या ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो उसमें मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, कि एक समाधान की तार्किक संगतता का परीक्षण करना। कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन क्या है, तो आप ये याद रख लीजिएगा कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, कि कैसे बच्चा उस समाधान को निकाल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक और अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। कि वंचित विद्यार्थियों के साथ, तो अब यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते थे, तो इसका हो जाएगा पहला वाला ही वैसे आंसर हो जाएगा कि छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व देखना चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या को निपटा जा सकता है। तो हकलाने की समस्या को निपटने के लिए प्रवर्धित वाक्य होता है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड स्पीच होती है। ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चनों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्राप्त करना, जो मतलब डिसेबल बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में कि वो तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं ये किस प्रारूप से संबंधित है, तो इसको बोलते हैं एम्बेडेड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, एम्बेडेड लर्निंग होती है ये। एक समावेशी कक्षा क्या होती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बेस्ट ढूंढना होगा, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला हो जाएगा कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करे। ऐसा परिवेश पैदा करे जिससे वो अनुभव से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट प्रतिभाशाली शिक्षा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। तो जो अच्छे हैं पढ़ने में उनके लिए बेस्ट हो जाएगा सी वाला। ये विभिन्न विषयों थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ठीक है, थीम को दे करके हम उनसे कहें कि कोई पुस्तक का निर्माण करें, तो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय छोड़ने के लिए, तो विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षा के स्तर पर कौन से उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित विभिन्न उपाय किए गए हैं और इनमें से कौन सा कारण है जिससे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो यानी कि जो बच्चों के विद्यालय छोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कि जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते। तो अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमताएं, तो ये इन चारों ऑप्शन में बेस्ट था इसका कि समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। कि ऐसा नहीं है कि अधिगम अक्षमताएं केवल निम्न स्तर के निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, समान या उससे अधिक में भी पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर परिवर्तनशील और लचीली पाठ्य चर्चा है, या चर्या होगा, चर्चा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे पाठ्यचर्या करिकुलम लचीला है, फ्लेक्सिबल है और परिवर्तनशील है, वहाँ पे समस्या समाधान सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद ये क्या होते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, कि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक, जहाँ पे संज्ञानात्मक वर्ड है ना, तो थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ रहता है वहाँ पे। 25वां क्वेश्चन है कि जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। ठीक है, तो उन त्रुटियों को हमको संशोधित करना है। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भावनाओं की आलोचना करना। ठीक है, ये कौशल भावात्मक बुद्धि से में नहीं आता है, भावनाओं की आलोचना करना। 27वां क्वेश्चन है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्व होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। तो इन दोनों में जो अलग अलग इमोशन का जो अनुभव है उसका अनुकूलन का स्तर है। ठीक है, उनके अनुकूलन के स्तर के कारण ऐसा हो सका है। 28वां है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो इसका हो जाएगा डी वाला, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां वाला कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा
इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है, यानी कि बच्चों के व्यवहार को देखने के लिए उनके घर या आसपास के वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो ये वाला जो हो जाएगा वो परिस्थितिक से हो जाएगा, ठीक है, परिस्थितिक सिद्धांत से हो जाएगा। बिहेवियरिज्म में क्या होता है, वो अनुकरण करके सीखते हैं, और ये रचनावादी जो ज्ञान का सृजन करके सीखते हैं, तो ऐसे करके आ जाता है। लेकिन जब आसपास से सीखेगा तो इकोलॉजिकल हो जाएगा। या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इकोलॉजिकल इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट है कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। जो ध्यान नहीं देते हैं तो उनके लिए कौन सा उपाय देना है कि बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, उसका डाइवर्जन बहुत कम हो सके। अब यहाँ पे 4th आपका कंप्लीट होता है, अब हम 5th पढ़ेंगे। अब यहाँ से 5th सेट आपका स्टार्ट होता है। उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास एवं अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। यानी कि विकास और अधिगम के बीच में कौन सा संबंध प्रस्तुत करता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप के स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि कोहलरबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो इसका आंसर है सी वाला, कि कोहलरबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता के में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, कि क्योंकि पुरुष और महिलाओं के अनुसार जो नैतिक तार्किकता होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया है, ये इनकी कमी रही है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो जब शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित होता है तो उसमें शिक्षिका को क्या करना होता है कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के आदि के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, वह स्वयं सृजन करके सीखे। 4th क्वेश्चन है कि गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है तो वो हो सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा अंतः वैयक्तिक। ठीक है, अंतः का मतलब ये होता है कि स्वयं का बोध करना, अंतर वैयक्तिक जब इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, जब बाह के साथ वो समायोजन करता है। 5वां क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिपेक्ष में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या भिन्नता है कि भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग है, जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। तो इस तरह से उन्होंने दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक कहता है कि भाषा पहले आती है विचार बाद में आता है, जबकि एक कहते हैं कि विचार पहले आता है फिर भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में जो योग्यताएं होती हैं उनके विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होते हैं। तो इनमें कौन सा आपको ऑप्शन बेस्ट लगता है कि आपको लगता है कि उनकी योग्यता उनके आनुवंशिक यानी कि जेनेटिकल प्रोसेस के कारण होता है। तो इसका आंसर सी वाला है कि सभी लड़कियों में कला विषयों को लेकर के अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, यानी कि इंटरनल मोटिवेटेड है। तो इसके लिए संदर्भ में वह क्या करेगी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है, कि हमको फाइनल रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है कि उन्होंने कितना सीखा, उसके प्रोसेस पे ध्यान देना है या अधिगम प्रोसेस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। एक बच्चा अगर असफल हो रहा है तो वो हमको क्या बिलीफ देता है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, कि उसमें कोई कमी नहीं है, हमारे ही पाठ्यक्रम या हमारी पद्धतियों में ही कमी है। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में बहुत बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। जो बहुत सारी गलतियां करते हैं तो इनके लिए कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा। तो बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक यानी कि कॉन्सेप्ट स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, यानी कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे तभी गलतियां कर रहे होंगे ना कि आप ढंग से उसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं पर रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को
प्रस्तुत करती है कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहती है तो उसके मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक मतलब पिक्चर प्रोसेस करती है, पिक्चराइजेशन करती है उसका थोड़ा, फिर दिमाग में उत्पन्न जो प्रश्न है उसको प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे तो वह क्या करना चाह रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। विचारों का जो कंपोजिशन है उसको उसके द्वारा जो अपने चिंतन है, थिंकिंग प्रोसेस, उसको निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। 11वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनने में सहायता कर सकती है, क्योंकि समस्या समाधान की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग करना, क्योंकि उनको खुद करने का, यानी कि लर्निंग बाई डूइंग करके हम लोग ये सिखा सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो इसका आंसर है पहला वाला कि विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्क्रिया की वजह से घटित होता है, यानी कि परिपक्वता और अनुभव दोनों के बीच में ही रिलेट करता है। 14 क्वेश्चन है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला कि पालन पोषण, प्रकृति पालन पोषण में सी वाला आंसर हो जाएगा कि वंशानुगमन तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि जो वंशानुगमन और वातावरण होता है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों विकास को प्रभावित भी करते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं समाजीकरण से, तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। 16 क्वेश्चन है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक स्टेज होती है उसमें बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार बताया है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अनुसार बच्चों के अंदर विचार की अनुक्रमिकता, यानी कि पलटना, इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है, इसके कारण ही वो याद करने में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या होता है। तो इस समीपस्थ विकास क्षेत्र बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। जो जेडपीजी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया वाला, तो ये उसी के लिए है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर जो होता है उसी को बोलते हैं। एक 19 क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला कि जो बहुसांस्कृतिक कक्ष होता है उसमें अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित किया जाएगा। हर विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित किया जाएगा। 20 क्वेश्चन है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में, तो 20वां क्वेश्चन है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर में ऐसे क्लास होती है तो उनमें ये देखा जाता है कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, ऊंची क्लास में जो होते हैं, उच्च प्राथमिक क्लास में। 21वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समावेशी शिक्षा का जो बेस पॉइंट होता है वो यह, पहला ही आंसर इसका, कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्योंकि स्पेशल जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो भी होते हैं, तो उनको प्रति संवेदनशील होना है, उनको समावेश भी देना है, यानी उनका इंक्लूजन भी करना है हमको। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा इस सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कैसे हमको पता चलेगा कि कोई बच्चा क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कि बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब समस्याओं को वो हल कर रहा हो, क्योंकि अगर वो क्रिएटिव है तो वो समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकता है, इसीलिए उसको अवलोकन करना है कि किस तरीके से वो करता है। 23वां क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों में आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है, कि जो वंचित वर्ग से आए हुए हैं तो उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करेगी। तो विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। एक मिनट, यहाँ पे कह रहा था जी, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि उन टॉपिक्स पे विचार करना जिनमें पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, तो उन पे विचार करना है कि वो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यही आंसर माना हुआ है। 24वां क्वेश्चन है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो यही नहीं होता है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। तो अधिगम असक्तता वाले बच्चे में क्या होता है कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जानने की कठिनाई होती है। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, कि क्यों उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा कॉन्सेप्ट स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं, क्योंकि अगर बच्चे प्रश्न करते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति शिक्षार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है, यानी कौन सी असेसमेंट प्रोसेस शिक्षार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। कॉन्सेप्ट में चेंज करके जो विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधान को आकलन के लिए विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, उनको असेस किया जाता है। 28वां क्वेश्चन है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि उनको जो हेल्प की जा रही है वो इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के निष्पादन का स्तर कैसा है। 29वां क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती है, क्योंकि गलतियों को हमको सीखने का एक तरीका समझना है, इसीलिए अगर वो गलतियां करते हैं इसका मतलब वो सीख रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत है। तो इन कथनों में से इसका थर्ड वाला ही हो जाएगा। आप प्रोसेस पूरा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। कि अगर बच्चा असफल हो रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रिया करने के कारण ही हो रहा है, क्योंकि वो सीख रहा है उस समय। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और हो सके तो इन क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ईजी हो। तो अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के टाइम पे, तो